किसी गांव में साहूकार दंपत्ति रहते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सुख सुविधा के सारे सामान थे। फिर भी वे दंपत्ति बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य हकीम पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार साहूकारनी निसंतान ही थे। उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो अब मान चुका था कि उसे अब पूरा जीवन यूं ही काटना पड़ेगा, परंतु साहूकारनी का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन ज़रूर सुनेंगे और उसकी सूनी गोद भर देंगे। साहूकार हमेशा साहूकारनी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम निसंतान रहें तो यही सही। परंतु साहूकार की एक ना सुनती। वह रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ में लगी रहती और ईश्वर से उसकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती। जो समय बचता था उसमें उसके घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते ही पंछियों को दिन भर वो निहारती रहती थी। एक बार एक मैना पंछी का जोड़ा साहूकारनी के छत पर आया और वहीं पर घोंसला बनाकर रहने लगा। घोंसले में मैना पक्षी का एक अंडा था। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता था। साहूकारनी यह रोज देखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर साहूकारनी बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु मैना पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब साहूकारनी ही उस अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसी का हो। अब वह अंडा तेजी से बढ़ता रहा। हर रोज वह अंडा देखते ही देखते दुगना हो जाता था। यह देखकर साहूकारनी को अब डर लगने लगा। फिर एक दिन साहूकारनी ने देखा कि अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया था। यह देखकर साहूकारनी डर कर घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और साहूकारनी दोनों अंडे के पास पहुँचे तो अंडा लुढ़क कर साहूकारनी के पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी लड़की बाहर निकली। साहूकारनी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि वह लड़की मैना की बेटी थी, इसीलिए साहूकारनी ने उस लड़की का नाम मैनावती रखा और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगी। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। मैनावती को देखकर वह फूले नहीं समाते थे। समय बड़ी खुशी से था जो वो दिन प्रतिदिन बीत रहा था और अब मैनावती बड़ी हो गई थी। मैनावती बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोगवश उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नज़र जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन है। तब सेनापति फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताने आ गया। तब अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से कराने को तुरंत ही तैयार हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर साहूकारनी के पास गया
और कहा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग खुल गए। राजा साहब हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर साहूकारनी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से करा दिया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। रानी मैनावती का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। पूरे महल में रानी मैनावती की सुंदरता के चर्चे होने लगे। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से भी बहुत सुंदर है। यह सब सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल भुन गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैनावती से ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ईर्ष्या करने लगी और अब वह मैनावती को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती है और कहती है, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किस में है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उसके हृदय में होती है, उसी तरह मेरी जान भी मेरे हृदय में है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में है। देखो मैना सुंदरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना सुंदरी बड़ी भोली थी, वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को सारी बातें बता दी। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके में आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है, उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है, उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है, उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मैनावती चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कही बातों के बारे में सोचती रही कि तभी वहां पर राजा आ गए और मैनावती से कहा कि किन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, यह कैसी अपशुगनी बातें कर रही हो मैना सुंदरी। तब मैनावती ने राजा से कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। तब मैनावती ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और ढेर सारे खाने के लिए अनाज और ज़रूरत के सामान भी रखवा देना। तब राजा ने मैनावती से कहा, बस अब शांत हो जाओ मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा मैनावती तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया और रानी मैनावती का उपचार करने को कहा। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला को उतारकर राजवैद्य को दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी,
क्योंकि राजा की पहली पत्नी राजा को अभी तक बच्चा नहीं दे पाई थी। राजा बहुत खुश था और अब वह मैना सुंदरी को और भी ज़्यादा प्यार करने लगा, उसकी और भी ज़्यादा देखभाल करने लगा। यह देखकर बड़ी रानी और भी जल भुन गई और अब वह मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा, तुरंत गोताखोरों को बुलाओ। नौकरानी गोताखोरों को बड़ी रानी के पास लेकर आ गई। तब बड़ी रानी ने गोताखोरों से कहा कि तुम तुरंत मैना सुंदरी के मायके जाओ। जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में लकड़ी का बक्सा है, उसमें एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास लेकर आओ, तब मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैना सुंदरी के मायके चले गए और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोरों ने घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोरों ने वह डिबिया महल आकर बड़ी रानी को दे दिया। इधर मैना सुंदरी की तबीयत और भी बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला को निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी के माला पहनते ही मैनावती मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैनावती को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास वापस आया और राजा से कहा, राजा साहब, अब छोटी रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया है और अब छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं, हम मैना सुंदरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से है जो वो घिरा दो, ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की सारी चीज़ें रखवा दो। यही हमारी मैना सुंदरी की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान था, परंतु राजा के आदेश का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैना सुंदरी का एक बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा दिया गया। उस महल के आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित बिठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का अनाज और सुख सुविधा की चीज़ों को महल में रख दिया गया। मैना सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा मैना सुंदरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा मैना सुंदरी की यादों में खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वह जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा फिर अपने दिल को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा मैना सुंदरी की याद में मैना सुंदरी के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता। एक दिन राजा को उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहाँ से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती का मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर ही पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा की गोद में ही खेलने के बाद वह बच्चा सो गया। तब राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में ही सुला दिया और महल से वापस निकल आया।
अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर से उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब रोज रोज उस बच्चे से मिलने के लिए मैनावती के महल में जाने लगा और ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। धीरे धीरे समय इसी तरह बीतता गया और अब बच्चा बोलने लगा। वह अब बड़ा हो गया था और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था कि यह बच्चा मैना सुंदरी का ही बेटा है। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने कहा, राजा कि मेरी माँ। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैनावती की ओर देखा कि मैनावती तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़ी है। राजा ने फिर से बच्चे से था जो वो पूछा कि तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात में जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात में क्यों जागती हो? तब बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में सो क्यों जाती है। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में ही सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना सुंदरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना सुंदरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी तब बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैना सुंदरी हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो यह सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। फिर वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे कि अपनी माँ से पूछना तुम्हारी माँ रोज दिन में सो जाती है और रात में क्यों जागती है। तब मैना सुंदरी यह समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना सुंदरी ने उस बच्चे से कहा, अब की बार दिन में जब राजा साहब आएंगे तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी माँ मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहन के रखती है जिससे मेरा शरीर मूर्छित अवस्था में चला जाता है और जब रात को वह सोते समय उस माला को अपने गले से निकालती है तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है माँ, राजा साहब अब की बार जब आएंगे तो मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितनी ईर्ष्या करती थी, जिस कारण वह मैना सुंदरी को मार डालना चाहती थी और आज मैना सुंदरी की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण ही हुई है। और राजा साहब ने अब सोच लिया कि वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सज़ा ज़रूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक था
और अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। और एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है? इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगा। और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। रानी साहिबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ, और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप ज़रूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब मैनावती के बच्चे से मिलने जाता है तब उसे सारी योजना समझा देता है कि जैसे ही तुम बड़ी रानी की गोद में जाओगे तब तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना कि थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतार कर तुम्हें दे ना दे। बच्चे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब समझ चुका हूँ। अब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में ले जाता है तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रानी भी वहाँ पर आ जाती है और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही बड़ी रानी के गोद में वह बच्चा जाता है, वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूँगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूँगी। और बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवा देती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है कि मुझे तो वही माला चाहिए, और धरती पर लोटपोट होने लगता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है। राजमहल के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला माला की रट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अगर माला ना मिली तो रोते रोते उसकी जान ही चली जाएगी। तभी योजना अनुसार राजा वहाँ पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप यह क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं कि मैं यह नहीं दूंगी। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? और अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज में उसकी प्रतिष्ठा है जो वो चली जाएगी। तब रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तब मैं तुरंत इसे ले लूँगी। और बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती हैं। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर मैनावती के महल आ जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैनावती जाग गई और राजा तुरंत मैनावती को अपने गले लगा लेता है। मैना सुंदरी,
राजा को सारी बातें बताती है और कहती है, राजा साहब, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैनावती से कहता है, मैना सुंदरी, मैं सारा सच जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। फिर राजा वह बच्चा भी महल से लाकर मैनावती को दे देता है और वापस अपने राजमहल लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल में आते हुए देखती है तब राजा से कहती है, महाराज, क्या आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, ना जाने कहाँ चला गया। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा आपके साथ भी नहीं है, तो ना जाने फिर कहाँ चला गया। तब राजा रानी से कहता है कि रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। यह सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए। तब राजा कहता है, महारानी, मैं आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधा की चीज़ें रखवा दी हैं। आप कुछ दिनों तक वहीं छिपकर रहिए। तब बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूँगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और तब राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ किया, तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगी और राजा से क्षमा मांगने लगी और कहती है कि अब वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर राजा मैनावती के महल जाता है और मैना सुंदरी को अपने बेटे को रथ पर बिठाकर बाजे गाजे के साथ राजमहल वापस ले आता है। राजमहल में मैना सुंदरी और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया और अब राजा मैना सुंदरी को मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान करता है और अब राजा और रानी मैनावती खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।